हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल GBM एजुकेशन पे। तो आज हम लोग देखेंगे लॉरेंस कोहलबर्ग का जो नैतिक सिद्धांत है, ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है लॉरेंस कोहलबर्ग बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले यह जो थे एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ का रहने वाले थे? तो अमेरिका का रहने वाले थे। इन्होंने नैतिक का सिद्धांत दिया, ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत दिया और नैतिक विकास के बारे में भी बताया, ठीक है। आगे क्या है? नैतिकता। नैतिकता के बारे में जानेंगे। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती। जो मॉरलिटी है, दैट मीन्स नैतिकता है, वह हमें इस चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाता है, परिचय करवाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मतलब बच्चा जो है सामाजिक परिवेश से ही जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसे आपके साथ कोई बच्चा रहेगा तो आपको देखेगा, जिस काम आप अच्छे काम करेंगे तो बच्चा भी आगे आपको देख के अनुकरण कर रहा है, सीख रहा है, तो वह भी वही काम करने का प्रयास करेगा। यदि आप सही काम कर रहे हैं तो बच्चा भी सही काम करेगा। यदि आप गलत काम कर रहे हैं तो बच्चा भी गलत काम करेगा। यदि आपके पास छोटे बच्चा होगा तो आप देखिएगा, घर में मिल जाएगा एग्जाम्पल देखने का। आगे है हिंज की कहानी। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे, उसने एक कहानी आधारित अपने थ्योरम को प्रस्तुत किया। कैसे किया? देखिए, नैतिक दुविधा यानी कि मॉरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाता है। यानी कि क्या सही है क्या गलत है, दुविधा के अंतर्गत में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल में है कि हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बेबी मर जाएगी। क्या दुविधा है? डिसीजन नहीं ले पा रहा है। उसके पास हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम हो, अब वह कहीं पैसा को देखा है और उसका बीवी भी बीमार है। अब हॉस्पिटल ले जा रहा है तो बीवी डॉक्टर बोल रहा है कि पैसा चाहिए। यदि वह पैसा चोरी करता है तो पुलिस पकड़ लेता है, और पैसा चोरी नहीं करता है तो उसका बीवी मर जाएगा। तो ये नैतिक दुविधा का उदाहरण हो गया। आगे है नैतिक तर्कन, मॉरल रीजनिंग। क्या होता है नैतिक तर्कन? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कन कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, ठीक है। हिंज कहानी से पूरा ही रिलेटेड है उसका थ्योरी। सबसे पहले हम लोग नैतिक दुविधा पढ़े, उसके बाद नैतिक तर्कन। अब क्या किया? उसने डिसीजन लिया कि हमें चोरी करना है और हमें अपनी बीवी को बचाना है। चोरी कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? उसका प्रयोग किया ना, तो वही प्रयोग को हम लोग नैतिक तर्कन कहते हैं। आगे है क्या है कि कोहलबर्ग ने नैतिक के 3 लेवल बताए। सबसे पहले प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो 4 से 10 वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता है। इस अवस्था में यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज जो 4 से 10 उम्र के बीच में होता है, उसमें उसको सही और गलत के बारे में कुछ पता, नॉलेज नहीं होता है। इस अवस्था में नैतिक तर्कन दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। आप उसको बोलिएगा कि ये गलत है, इसको नहीं करो, तब वह जो है इसको नहीं करेगा, अन्यथा उसको पता नहीं होता है क्या सही है और क्या गलत है। इसको 2 भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला है दंड एवं आज्ञा। फर्स्ट में है क्या? दंड एवं आज्ञा। पालन उन्मुखता, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता, दैट मीन्स पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। क्या है? पढ़ते हैं। इसमें बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। बच्चों की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। अब जब हिंज ने चोरी की
तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी, ऑब्वियस है। इसीलिए इसको कैटेगराइज किया दो भाग में, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। आगे है साधनात्मक सापेक्षा तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसे ही वह खुद भी करेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं जैसे को तैसा। यदि तुम मुझे एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी तुझे एक थप्पड़ मारूंगा। रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, कन्वेंशनल स्टेज 10 से 13 वर्ष के बीच में होता है। 3 बांटा था, 2 एक पढ़ है, दूसरा पढ़ रहे हैं। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों में अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसके अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय करता है। यानी कि जिस प्रकार से आप उसको बोलेंगे उस प्रकार से वह करने के लिए अग्रसर होता है। आगे है अच्छा लड़का लड़की बनने की उन्मुखता। दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। यानी कि अच्छे लड़का के साथ वह जब रहने का प्रयास करेगा, रहेगा तो अच्छा कुछ करने का कोशिश करेगा। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है। इसमें बच्चे कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था और रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। क्या बोल रहा है? कानून एवं व्यवस्था की उन्मुखता। इसे बोल रहा है कि कोई बच्चा है जिसके पिताजी का एक्सीडेंट हो गया और वह जो है सो रेड लाइट को पार नहीं करेगा। जब रेड लाइट पार करेगा तो कानून के प्रति जो है उसका क्या होगा? सजा हो सकता है, इसलिए वह जो है सो इसको पार नहीं करेगा। आगे है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष से ऊपर के बीच में होता है। पहले हम लोग पढ़े 4 से 10, दूसरा 10 से 13 और तीसरा 13 से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, क्योंकि सही है और क्या गलत है इसकी 2 अवस्था होती है। क्या गलत है क्या सही है इसकी 2 अवस्था होती है। इसमें उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, दैट मीन्स पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। अब इसको भी जो है सो पॉइंट वाइज किया गया है, हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। जैसे वहाँ पर उसके पिताजी, अभी हम लोग पढ़े ना, उसके पिताजी को एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब रेड लाइट जल गया तो बच्चा क्रॉस नहीं कर रहा है, नियम को फॉलो कर रहा है। तो वही बोल रहा है कि जब हमको लगेगा कि नहीं हम नियम को तोड़ दे, हो सकता है तोड़े तो उसको बचा सकता था, है ना, वही बोल रहा है। अगर रेड लाइट, यहाँ लिखा हुआ भी है, अगर रेड लाइट तोड़ उसे पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। यदि रेड लाइट तोड़ने पर आपने जो उसका एक्सीडेंट हो गया था पिताजी को, उसको बचा सकते हो तो वहाँ आप तोड़ दीजिए। इसके अनुसार सामाजिक अनुबंध उन्मुखता के अनुसार। आगे है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, ठीक है। इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरे के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। इसे कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांतों की आलोचना कैरोल गिलियन ने की थी। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि कोहलबर्ग सिद्धांत का आलोचना किसने किया था? तो कैरोल गिलियन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी थी। क्या दिया? कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग है वह महिलाएं को कम प्राथमिकता दी थी। मेल एंड फीमेल की मॉरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दी। ये किसका कहना था? तो कैरोल गिलियन का कहना था, ठीक है। चलिए, सब जो है सो आप कुछ भी काम करिए, सब उंगली करेगा, वो भी उंगली किया लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करिएगा। बढ़िया लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपसे मेरा यही गुजारिश होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।